पर्पस, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट योर टेक्स्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर। आप बहुत ही क्लियर होंगे कि मतलब आपका टेक्स्ट क्या चीज के लिए यूज किया जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू एक्सपेक्टेड टू राइट अ रिपोर्ट, अ मेमो और लेटर एडवर्टाइजिंग अ ट्रेनिंग सेशन और अ न्यू बुक। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है, जो मेमो लिखा है, फिर जो लेटर लिखा है, वो किसी ट्रेनिंग सेशन या फिर किसी न्यू बुक को एडवर्टाइज कर रहा है। Having a clearly stated purpose is like having a destination when you take a trip. एक क्लियर स्टेटस पर्पस रखना, एक उस मतलब कोई एक क्लियर पर्पस रखना क्या किस टाइप का है, मतलब आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, आपने कोई डेस्टिनेशन सोच रखी है, उस जैसा है। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन अ डेस्टिनेशन, यू कैन मेक द अरेंजमेंट ऑन हाउ टू रीच इट। अगर आपने एक बार जगह डिसाइड कर ली, डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, तो आप सारे अरेंजमेंट्स बना लेते हो कि वहाँ तक कैसे पहुंचना है आपको। An explicit purpose statement will help you to first identify the step that you must take to reach your goal. अपने steps को identify करो कि आपको कौन कौन से steps लगेंगे उस goal तक पहुंचने के लिए। Second, concentrate your search for information or ideas on what is related to your purpose. और अपने सर्च पे कंसंट्रेट करो कि आप जो इंफॉर्मेशन और आइडियाज जो भी आपने लिए वो आपके पर्पस से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। Knowing your reader. Once you know your subject topic and the type of communication you want to make, the next most important question to ask yourself is who the reader is. अगर आपने ये से डिसाइड कर लिया कि आपने ये जान लिया है कि आपका सब्जेक्ट क्या, आपका टॉपिक क्या है और किस टाइप का कम्युनिकेशन आप बनाना चाहते हो, तो सब जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आप खुद से ये पूछो कि जो रीडर है वो कौन है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल अफेक्ट हाउ एंड व्हाट यू राइट। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपके राइटिंग पे अफेक्ट करेगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग एन असाइनमेंट और टर्म पेपर, अगर आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, फिर कोई टर्म पेपर लिख रहे हो, you could perhaps use some technical jargon and pitch your language and subject matter to a higher level. तो आप कुछ मतलब टेक्निकल वर्ड्स या फिर कुछ मतलब ऐसी लैंग्वेज को ऐसी लैंग्वेज सब्जेक्ट मैटर को यूज करते हो जो थोड़ी हाई लेवल की है। इफ यू आर राइटिंग फॉर नोटिस बोर्ड, द लैंग्वेज वुड बी क्वाइट डिफरेंट। और अगर आप किसी नोटिस बोर्ड के लिए कुछ लिख रहे हो तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। You also need to think about the reader already knows and what she or he needs to know. और आपको ये भी सोचना जरूरी है कि जो रीडर है वो क्या जानता है पहले से और उसे क्या जानना जरूरी है। You do not want to tell the writer what she or he already knows, although you may refer to shared information from time to time. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस राइटर को कि वो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो मतलब पढ़ रहा है वो क्या जानता है पहले से। आपको मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है टाइम टू टाइम पे। इफ यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन दैट इज कम्प्लीटली न्यू, अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो बहुत ही नया है, मतलब एकदम नया ही है, दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टेटेड एंड एक्सप्लेन विद ग्रेट क्लैरिटी। तो उसको आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ उस इन्फॉर्मेशन को बताना है और एक्सप्लेन करना है। इट इज अ गुड आइडिया टू नो द एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स एज वेल। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो रीडर है उनका एटीट्यूड कैसा है। आर दे लाइकली टू बी प्रोवोक्ड बाय द टॉपिक, क्या वो उस टॉपिक से भड़क जाते हैं। इफ सो इट इज बेटर टू यूज मोर टैक्टफुल लैंग्वेज। अगर ऐसा है तो आपको अपनी लैंग्वेज को मतलब चूज करते हुए बहुत केयरफुल होना चाहिए। इन ब्रीफ यू कुड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन अबाउट द रीडर। इन अगर छोटे में देखा जाए तो आप अपने से खुद कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो रीडर के बारे में। पहला, इज द रीडर एन एक्सपर्ट और अ जनरल रीडर। ये जो रीडर जो पढ़ने वाला है आपकी राइटिंग को, वो एक्सपर्ट है या फिर कोई मतलब ऐसे कोई जनरल रीडर है। व्हाट डज द रीडर ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। जो रीडर जो है वो उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानता है। थर्ड, द व्हाट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन माइट दे नीड टू नो अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। और उन्हें कौन सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए करंट सिचुएशन को समझने के लिए। व्हाट डज ही और शी नीड टू नो, और उससे क्या जानना जरूरी है। व्हाट एक्शन डू यू वांट देम टू टेक, और आप क्या चाहते हो कि वो सामने वाला कौन सा एक्शन ले। व्हाट इज देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कैसा है। आर दे बायस और आर दे हैव पॉजिटिव एसोसिएशन विथ योर सब्जेक्ट, क्या वो बायस है, क्या वो भेदभाव करते हैं या फिर आपके सब्जेक्ट के साथ उनके पॉजिटिव एसोसिएशन है। Beginning to writing. It is important to begin writing with more information than you think you will need. ये बहुत जरूरी है। आप राइटिंग को जब भी स्टार्ट करो तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करो, जितना मतलब उसकी नीड है उससे ज्यादा।
The greater your choice, the more likely it is you will be able to select the ideas, facts and arguments which that will help you accomplish your purpose. जितनी अच्छी आपकी चॉइस होगी उतना ही मतलब और जितनी अच्छी आपकी चॉइस होगी और जितना अच्छा आपने आइडियाज और फैक्ट्स आर्गुमेंट को सिलेक्ट करके रखा होगा उतना ही अच्छा आपका पर्पस मतलब फुलफिल हो पाएगा. If you begin with only 5 or 7 facts, for example, to support your main idea, अगर आप स्टार्टिंग में 5 या 7 ही फैक्ट्स को यूज करते हो, फैक्ट्स या फिर एग्जांपल्स को यूज करते हो अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, यू आर लाइकली टू यूज ऑल ऑफ देम रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिटी. तो आपको उसको मतलब अच्छी क्वालिटी से उसको यूज करना चाहिए. इफ यू गैदर से 10 to 15 टैक्स फॉर एग्जांपल, अगर वहीं कहीं आपने जहाँ 10 से 15 एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्स चूज किए हैं, यू हैव अ चॉइस दैट विल इफेक्टिवली हेल्प यू अकॉम्प्लिश योर जॉब. तो वही आपके पास एक चॉइस है जो आपको अच्छे से हेल्प करेगी अपना जो भी आपका काम है उसको पूरा करने में. एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ फ्यूअर गैप्स इन योर प्रेजेंटेशन. इससे क्या होगा कि आपके प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ गैप्स होंगे एंड योर रीडर इज लेस लाइकली टू रेज क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन. और आपका जो रीडर होगा वो उसको मतलब वो कम क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस को रेज कर पाएगा. मतलब अगर जहाँ पे हमारे फैक्ट्स और एग्जांपल्स कम रहेंगे तो वहाँ जो रीडर है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शन रहेंगे, और वहीं जहाँ आपके फैक्ट्स थोड़े ज्यादा रहेंगे तो रीडर के बहुत सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन सॉल्व हो जाएंगे उससे. However, at the same time, do not take your research so seriously and that you invest too much time and effort in it. और वही सेम टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने रिसर्च को इतना भी सीरियस ना ले लो कि आपका सारा टाइम और सारा एफर्ट उसी में चल जाता है. रिमेंबर यू हैव डेडलाइंस टू आंसर फॉर. ये भी याद रखना कि आपके पास डेडलाइन भी है वो उस चीज को पूरा करने के लिए. Writing the thesis statement. Let us assume that at this point you have identified the topic you wish to write about. ऐसा मान लो कि आपने जो भी एक पॉइंट ऐसा है आपने मतलब टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया है और आपको क्या लिखना है आपने ये भी सोच लिया है. यू मे नाउ फाइंड इट यूजफुल टू फॉर्मुलेट अ थेसिस स्टेटमेंट. और आप अब इसको एज अ थेसिस स्टेटमेंट की तरह उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो. व्हाट इज अ थेसिस स्टेटमेंट? थेसिस स्टेटमेंट क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प टू हैव अ थेसिस स्टेटमेंट, और ये कैसे हेल्प करता है. A thesis statement declares the main point of controlling idea of your writing task. ये जो thesis statement है वो मेन पॉइंट को बताता है और आपके आइडिया को कंट्रोल करता है. इट इज फ्रिक्वेंटली लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ राइटिंग. ये ज्यादातर आपकी राइटिंग के स्टार्टिंग में होता है. और योर थेसिस स्टेटमेंट में बिगिन एज अ वेरी सिंपल स्टेट. और आपका जो थेसिस स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए. Example, the university requires smart boards urgently if education has to be delivered in a modern way. यूनिवर्सिटी को स्मार्ट बोर्ड्स की जरूरत है अगर एजुकेशन को मॉडर्न वे में डिलीवर करना है. Such a working thesis states an opinion about the subject. ये जो working thesis है वो मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ ओपिनियन बता रहा है. The need for smart boards and suggest what the reports memos shall do. Give arguments for building such a classroom. जो मतलब हमारा जो वर्किंग मतलब जो है वो क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में एक ओपिनियन बता रहा है कि हम उससे कैसे लोग चाहिए, मतलब द नीड फॉर स्मार्ट बोर्ड्स. और ये भी सजेस्ट कर रहा है कि रिपोर्ट्स और मेमोस को क्या करना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए अच्छा क्लासरूम बनाने के लिए. Allow such a statement to work for you as you move for pre-writing stage through your various draft and revisions. ये सब स्टेटमेंट आपको कब अलाउ करना चाहिए? जब मतलब आप प्री राइटिंग स्टेज पर हो, मतलब जब राइटिंग से पहले आपका जो वो ड्राफ्ट वाला प्रोसेस होता है तो उस समय आपको अपने ड्राफ्ट्स के थ्रू अच्छे से जानना है, उसे रिवाइज करना है और एक स्टेटमेंट निकालना है. अ वर्किंग थेसिस स्टेटमेंट कैन बी योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल टूल. जो वर्किंग थेसिस स्टेटमेंट है हमारा वो आपके लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल टूल की तरह साबित हो सकता है. वंस यू हैव थॉट व्हाट अबाउट योर मेन पॉइंट ऑफ पर्पस. अगर आपने एक बार अपने पॉइंट ऑफ पर्पस के बारे में सोच लिया, यू कैन बिगिन टू ड्राफ्ट योर आर्टिकल टू अकॉम्प्लिश योर गोल. तो आप अपने आर्टिकल को ड्राफ्ट करने के लिए मतलब तैयार हो. एवरीथिंग इन योर राइटिंग शुड सपोर्ट योर थेसिस स्टेटमेंट. आपने जो स्टार्टिंग में लिख रखा है सिंपली वो जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए वो पूरी तरीके से सपोर्ट उसके सपोर्ट में होनी चाहिए. A writing thesis statement in your yearly draft is to help and you focus and organize your writing. जो
हमारा स्टेटमेंट है, काम क्या है? उसका काम ये है कि आपको फोकस रखे कि आप अपने टॉपिक से भटको, सीख पे लिखते जाओ। डोंट फील दैट इट इज कार्व्ड इन स्टोन एंड कैन नॉट बी चेंज। ऐसा भी फील मत करो कि मतलब उसमें जो लिखा है मतलब पत्थर की लकीर हो गई, वो चेंज भी हो सकती है। Let us remember some guidelines for writing a good thesis statement। कुछ हम अच्छे मतलब गाइडलाइंस को समझते हैं कि एक अच्छा गुड thesis statement कैसे लिख सकते हैं। पहला, a good thesis statement state the writer's clearly defined opinion on a particular topic। जो अच्छा जो thesis statement होता है किसी राइटर का, तो वो ये बताता है कि वो राइटर का क्या ओपिनियन है उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इट जनरली असर्ट्स वन मेन आइडिया। उसका क्या काम होता है कि वो कोई एक ही मेन आइडिया पे बार बार फोकस करता है। इट इज स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स। वो बहुत ही छोटे या मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स में लिखा हो। ऐसे मैप, many thesis statements will benefit from the addition of an essay map, which is a brief statement in the introductory paragraph introducing the main points to be discussed in the essay। जो मतलब हमारा बहुत सारा थीसिस स्टेटमेंट जो उसका काम वो हमें कैसे बेनिफिट करता है, तो अगर हम उसके साथ ऐसे मैप को जोड़ दें तो वो क्या करता है कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। मतलब उस पैराग्राफ का इंट्रोड्यूसिंग पार्ट जो होता है, उसको जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं ऐसे में। इन एडिशन टू सजेस्टिंग द मेन पॉइंट ऑफ राइटिंग, अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स राइटिंग में ऐड करें, द एसे मैप प्रोवाइड्स टू अदर बेनिफिट्स। तो एसे मैप हमें दो और बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इससे पहला है, इट विल प्रोवाइड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग। वो कुछ गाइडलाइंस को देती है जिससे आप अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज वे में लिख सको। एंड इट विल हेल्प यू फ्रॉम वेंडरिंग ऑफ इनटू एरियाज ओनली वैगुअली रिलेटेड टू योर थीसिस स्टेटमेंट। और आप मतलब उन्हीं चीजों के अराउंड घूमो जो आपके थीसिस स्टेटमेंट में लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, योर थीसिस स्टेटमेंट एंड एसे मैप आर अ skeleton outline फॉर द सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स इन योर राइटिंग। मतलब दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो एक आउटलाइन की तरह काम करता है। मतलब उसी पे हमारे जो जितने पैराग्राफ होते हैं वो सीक्वेंस में लिखे होते हैं। और note that this essay map is different from the mind map। ये ध्यान रखें कि जो essay map है वो mind map से बहुत ही अलग है। The crucial difference being that the essay map describe in a more concrete fashion the main point of the each paragraph। जो हमारा essay map है बहुत ही मतलब broad sense में चीजों को पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता है हर एक पैराग्राफ का। और एक जो हमारा माइंड मैप है वो क्या करता है कि एक जो हमारे माइंड में चलता है, जो हमारे आइडियाज आते हैं उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब लिखते हैं। Writing a paragraph, mastering the art of writing and a paragraph is essential to सक्सेस इन एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग। अगर हमें किसी पैराग्राफ को फिर राइटिंग के आर्ट में मास्टरी करनी है तो हमें एक सही फॉर्म में लिखना चाहिए। वेदर इट इज अ लेटर, अ रिपोर्ट और a newspaper article, since all longer contains a series of related paragraph। चाहे वो हमारा लेटर हो या फिर रिपोर्ट हो या आर्टिकल हो, सब में मतलब एक सीरीज में एक दूसरे से रिलेटेड पैराग्राफ होने चाहिए। इन दीज लॉन्गर pieces of writing, paragraph generally introduce new ideas to develop the central theme। इन बड़े से राइटिंग के पीसेस में जितने भी हमारे पैराग्राफ होने चाहिए उसमें से मतलब हर एक पैराग्राफ में एक नई आइडियाज डेवलप होने चाहिए जो मतलब सेंट्रल थीम जो हमारी है उससे ही रिलेट करती होनी चाहिए। व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज यूनिफाइड बाय सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम। जो हमारा पैराग्राफ है वो एक पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब राइटिंग का एक पीस है जो सेंट्रल जो आइडिया और थीम के अराउंड ही घूमता है, उसी का सेंट्रल पार्ट होता है। दिस आइडिया और थीम इज कॉल्ड द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। ये जो आइडिया थीम होता है उससे हम पैराग्राफ का टॉपिक बोलते हैं। इट इज समटाइम expressed at some place in the paragraph by one sentence which is usually called the topic sentence। कुछ places में इसे हम एक सेंटेंस में भी डिस्क्राइब करते हैं जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। द टॉपिक सेंटेंस में भी स्टेटमेंट, अ जनरलाइजेशन और अ प्रॉब्लम। टॉपिक स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ हमारा होता है वो उसके स्टार्टिंग में हमें टॉपिक सेंटेंस देखने को मिलता है। और बट कैन समटाइम्स कम एट द एंड और इवन इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। लेकिन कभी कभी ये हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो बीच में या फिर एंड में भी यूज होता है, आता है। वेरी ऑफन देयर
may not be a topic sentence at all, but it may be implied within the paragraph. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा टॉपिक सेंटेंस हमें नहीं दिखता है, लेकिन पैराग्राफ में वो कहीं ना कहीं छुपा होता है. In order to develop the central theme of the paragraph, you have to expand the idea contained in the topic sentence. पैराग्राफ की सेंट्रल थीम को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आइडिया, जो उस टॉपिक सेंटेंस का जो आइडिया हमें उससे भी एक्सपेंड करना चाहिए. दिस कैन बी डन बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन etc. हम टॉपिक सेंटेंस के आइडिया को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम उसमें और इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स को ऐड करके हम उसे और एक्सपेंड कर सकते हैं टू द आइडिया एक्सप्रेस इन द टॉपिक सेंटेंस. जो आइडिया एक्सप्रेस किया गया है टॉपिक सेंटेंस में उससे. एग्जाम्पल. ये वाला पैराग्राफ हो गया तो ऊपर वाला यस सर, हो गया है. एग्जाम्पल. ये बिगिनिंग beginning a paragraph. Yes sir, beginning a paragraph with a topic sentence help both the writer and reader. जो पैराग्राफ का जो बिगनिंग होता है वो टॉपिक सेंटेंस के साथ में वो रीडर और राइटर दोनों को हेल्प करता है. एज अ राइटर यू विल हैव लेस डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्टिंग अ यूनिफाइड पैराग्राफ. एज अ राइटर, अगर राइटर की नजर से देखा जाए तो जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है वो क्या करता है कि हमें लेस डिफिकल्टी होती है आगे का मतलब आगे का जो भी हम लिखते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में, बिकॉज यू विल रिलेट एवरी सेंटेंस टू द टॉपिक सेंटेंस एंड सेंट्रल आइडिया इट एक्सप्रेसेस. क्योंकि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है आप उससे अपने सारे सेंटेंस को रिलेट करके लिख रहे हो और आपका सेंट्रल आइडिया उस टॉपिक सेंटेंस से ही आ रहा है. एंड योर रीडर विल नो इमीडिएटली एट व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट बिकॉज द ओपनिंग सेंटेंस स्टेट द सेंट्रल आइडिया. और आपका रीडर भी बहुत जल्दी समझ जाएगा कि आपका पैराग्राफ किस बारे में है और आपका सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम क्या है. Example, two main circumstances govern the relationship of living things in the sea. दो circumstances जो होते हैं वो sea के living things के relationship को govern करते हैं. The unbelievably lavish fruitfulness of marine life forms and the utter ruthlessness with which the larger creatures eat the small ones. पहला क्या होता है, जो छोटे छोटे जो marine life forms जो हमारे होते हैं वो और जो दूसरे जो हमारे होते हैं जो रूथलेस, मतलब जिनको किसी पे दया नहीं आती, वो जो बड़े बड़े क्रीचर्स होते हैं जो दूसरों को खाते हैं, छोटे वालों को. somebody has calculated for instance if that if all the eggs laid by cod fish were hatched and grew to maturity, the Atlantic would be packed solid with cod fish within 6 years. ऐसा किसी ने कैलकुलेट किया है कि जो कोड फिश के अंडे जो होते हैं अगर वो एक साथ अगर टूट जाते हैं और बहुत मतलब बड़े हो जाते हैं, तो जो अटलांटिक होते हैं उसको मतलब ऐसे सॉलिड पैक कर लेते हैं और सॉलिड पैक कोड फिश को सॉलिड पैक कर लेते हैं 6 सालों के लिए. बट नेचर डज नॉट लेट दिस हैपन, लेकिन नेचर इसको होने नहीं देता. ओनली अ इनफिनाइट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कोड फिश एवर बिकम फुल साइज कोड. बहुत ही कम ही फ्रैक्शन के जो कोड फिश होते हैं वो मतलब बड़े होते हैं अच्छे से. एंड वेस्टेज अमंग अदर फिश इज अ ग्रेट. One sea creature is about 10 million escapes the usual violent death inside another sea creature. Analysis of the paragraph. Topic statement. इस टॉपिक का स्टेटमेंट क्या है, तो टू मेन सर्कमस्टांसेस गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स इन द सी. तो जो हमारा टॉपिक स्टेटमेंट क्या है, जो टू मेन सर्कमस्टांसेस, मतलब इसमें हमें पहले ही क्लियर हो गया है कि इस जो पैराग्राफ में हमें क्या बताएंगे. इस पैराग्राफ में हमें दो सर्कमस्टांसेस के बारे में बताने वाले हैं, जो सी में जो भी चीजें होती है, जो भी रिलेशनशिप होता है लिविंग थिंग्स के बीच में, उसके बारे में फिर उसको इलेबोरेट करते हैं. Elaboration of the topic sentence. So the fruitlessness of marine life and the ruthlessness with the large creatures eat the smaller one. तो जो marine life का जो fruitlessness है और जो large creatures के ruthlessness, मतलब ये जो चीजें हैं वो elaborate कर रही है उस sentence को, उस topic sentence को जो हमारे ऊपर दिया हुआ है. Illustration. फिर illustration में एग्जाम्पल, मतलब उसका एग्जाम्पल भी दिया है. द एग्जाम्पल ऑफ द कोड फिश का एग्जाम्पल लेके हमें illustration भी बताया गया है. फिर फोर्थ, द समिंग अप. ओनली वन सी क्रिएचर इज अबाउट 10 million सर्वाइव्स. तो उसके बाद समिंग अप किया गया, मतलब जो भी ऊपर लिखा गया था उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है. तो एन इफेक्टिव पैराग्राफ रिक्वायर्स मोर देन अ टॉपिक सेंटेंस. हर एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है उसको सिर्फ आप टॉपिक सेंटेंस नहीं चाहिए, मतलब उससे भी ज्यादा चीज चाहिए होती है. एंड सपोर्टिंग डिटेल्स और
ऐसे डिटेल्स जो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हो, इट मस्ट ऑल्सो बी कोहेरेंट, और वो कोहेरेंट मतलब उससे रिलेटेड भी होनी चाहिए। इन अ कोहेरेंट पैराग्राफ द राइटर टेक्स द लीडर लॉजिकली एंड स्मूथली फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। एक कोहेरेंट पैराग्राफ में क्या होता है, जो हमारा राइटर है वो बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही स्मूथ वे में जो रीडर को एक आइडिया से दूसरे आइडिया में तक ले जाता है। द रीडर मस्ट ऑल्सो क्लियरली रिकॉग्नाइज दैट वन सेंटेंस लॉजिकली लीड्स टू द नेक्स्ट। जो रीडर जो है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो पहला सेंटेंस है वो लॉजिकली दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से जुड़ा हुआ है। Another technique which brings about coherence in a paragraph is the use of linkers between sentences and within sentences. तो दूसरी हमारी जो टेक्निक है अच्छे से पैराग्राफ को डिजाइन करने की, वो क्या है कि हम लिंकर्स का यूज करें। लिंकर्स में जो हमारे होते हैं ये एंड बट सेंटेंस के बीच में, these are words phrases that help a writer move smoothly from one sentence to another sentence टू नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये जो क्या होता है, राइटर को राइटर क्या करता है, इससे बहुत बहुत स्मूथली वे में रीडर को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक ले जाता है। वी शैल गिव यू एग्जांपल ऑफ व्हाट दीज लिंकर्स आर एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड। तो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि लिंकर्स को हम कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल, मैन हैज बीन एबल टू स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सो वाइडली फॉर 4 मेन रीजंस। जो मैन है हमारा वो पूरे अर्थ में 4 रीजंस की वजह से मतलब स्प्रेड हो रखा है। फर्स्ट, ही इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। फर्स्ट जो हमारा ये जो हाईलाइटेड वर्ड है वो एक लिंकर की तरह काम कर रहा है। पहला क्या है कि जो मैन है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जिससे हम सिर्फ फॉरेस्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते। Secondly, he can across any natural barriers such as desert, oceans and माउंटेन्स। वो कोई भी नेचुरल बैरियर्स मतलब कोई भी जो नेचुरल रुकावट है उसको वो पार कर सकता है। सेकेंडली भी हमारे यहाँ पे एक लिंकर की तरह काम कर रहा है। मोर ओवर ही कैन लिव ऑफ अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ फूड। वो बहुत मतलब बड़ी वैरायटी ऑफ फूड पे रह सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये भी हमारा जो है एक लिंकर की तरह काम कर रहा है। He has developed culture. He has learned to make clothes and build fires, which allow him to live in climates where he would otherwise perish. जो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैंने एक बहुत मतलब एक कल्चर को डेवलप कर लिया है और उसने क्लोथ्स बनाना सीख लिया है, फायर को कैसे जलाते ये सीख लिया है, और जिससे क्या हुआ है कि उसको एक हेल्प मिली है, जिससे वो किसी भी क्लाइमेट में रह सकता है। टू अ लार्ज एक्सटेंट ये भी एक लिंक की तरह काम कर रहा है हमारा। ही शेयर्स सम ऑफ दीज एडवांटेज विद द मंकी। एक बहुत ही बड़े एक्सटेंट पे देखा जाए तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मंकी के साथ शेयर करता है। दे टू कैन मूव ओवर अनफॉरेस्ट लैंड। ये जो टू है ये भी लिंक की तरह काम कर रहा है, मतलब जो हमारे ये लोग भी फॉरेस्ट लैंड की तरफ मूव कर सकते हैं। दे टू कैन क्रॉस सम नेचुरल बैरियर्स एज दे हैव द एबिलिटी टू स्विम। ये भी नेचुरल बैरियर्स को पार कर सकते हैं क्योंकि इनके पास भी स्विम करने की एबिलिटी है। एंड दे टू कैन डाइजेस्ट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, और वो भी बहुत तरीके के फूड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ एंड और टू एज अ लिंकर यूज हो रहा है। Thus, a single piece of baboon has spread across Africa from Dakar in the west to Ethiopia in the east and south, all the way टू द केप ऑफ द गुड होप। तो ऐसे क्या है कि बैबोन की सिंगल स्पीशीज जो है अफ्रीका से लेके यूथोपिया के ईस्ट तक और केप ऑफ गुड होप के साउथ तक फैल गई है। सिमिलरली मैक्यूज हैव डन एट लीस्ट एज वेल। मैक्यूज ने भी कुछ ऐसा ही किया है। वन स्पीशीज द रेओस मैक्यू इज equally at home in forests and open cultivated fields and inside heavily populated cities। जो हमारा जो मैक्यू है वो भी मतलब फॉरेस्ट और ओपन कल्टिवेटेड जगह पे और हेवली पॉपुलेटेड सिटी से फैल गया है। तो यहाँ पे ये जो हमने कुछ वर्ड्स देखे वो ऐसा लिंक कर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम रीडर को एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक एक सेंटेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही इजिली भेज देते हैं।